आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और इसमें आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें पीरियोडिसिटी किसको बोला जाएगा और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसको बोला जाएगा, इसकी डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, वो पहले शांति से पढ़ के समझ सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अथवा तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। उसका जो अरेंजमेंट है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, उसकी अरेंजमेंट किसके हिसाब से, एटॉमिक नंबर। हम सपोज कोई एक पीरियड में लिख रहे तो लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के बावजूद यहाँ पे आ जाते, फिर से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, कुछ इंटरवल के बाद फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्रुप बन रहे हैं वो ग्रुप में प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी होने की वजह से ऐसा होता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है फिर से वापस आ जाते हैं, और इसको ऊपर वाले के नीचे कुछ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के बावजूद लिख रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टीज का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो सभी एलिमेंट्स हायर रिएक्टिव है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये ग्रुप की बात करेंगे लास्ट मतलब 17 ग्रुप की, तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सभी की। तो प्रॉपर्टीज में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के बावजूद कुछ एटॉमिक नंबर के इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन हो रहा है। ऐसी जो प्रॉपर्टीज है उसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोला जाएगा, और ये जो ट्रेंड है उसको पीरियोडिसिटी बोला जाएगा, पीरियोडिसिटी बोला जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स at regular intervals in the periodic table is known as periodicity, and the properties are known as periodic properties. तो यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं। There are many observation patterns in the physical and chemical properties of the elements as we come down in group or move across period in the periodic table. तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज है जिसमें हम पीरियड में लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाएंगे तो प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी दिखाई देगी। सेम वे ग्रुप में ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो प्रॉपर्टीज में कुछ 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 चेंज होता रहेगा, और ऐसे प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोला जाएगा। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज में एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लेंगे एटॉमिक रेडियस, दूसरी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे आयोनिक रेडियस, थर्ड की बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर है, तो ये आपको याद रख लेना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। एटॉमिक रेडियस, ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। तो एक एक के बाद में हम स्टडी करते जाएंगे। एटॉमिक रेडियस का डिस्कस हम पहले करें तो क्वेश्चन आ रहे एक्सप्लेन मेजरमेंट मेथड ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को मेजर करने की अब तक ऐसे कोई मेथड नहीं है, देयर इज नो मेथड टू मेजर एटॉमिक रेडियस। क्यों, तो साइज ऑफ एन एटम, एटम की साइज 1.2 एंगस्ट्रॉम अथवा तो 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, और ये बहुत कम साइज है, बहुत छोटी साइज है, इसीलिए इंडिविजुअल एक एक एटम को अलग अलग करके एटम की रेडियस मेजर नहीं की जाती। दूसरी बात में हम जानते हैं कि भाई एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, पर जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो इलेक्ट्रॉन के रोटेशन वाली जो बाउंड्री है उतनी शार्पनेस उसमें नहीं होती है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इधर उधर उधर इधर इधर ऐसे ही रोटेट करते रहेंगे,
और ये बाउंड्री इतनी शार्प नहीं है कि एग्जैक्ट उसकी वैल्यूज मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस मेजर किया जाए। The electron cooled surrounding the atom does not have a sharp boundary. The determination of atomic size cannot be precise. Accurately अथवा precisely हम उसको measure नहीं कर सकते। सिंपली सबकी बात करें तो इंडिविजुअल एटम की साइज मेजर करने का कोई रास्ता हमारे पास अभी नहीं है। In other words, there is no practical way by which the size of an individual atom can be measured. पर अब हम कुछ मेथड से उसकी साइज मेथड मेजर कर रहे हैं। उसमें एक है एक्सरे, डिफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है। एटॉमिक रेडियस इज कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस विच इज मेजर्ड बाय एक्सरे, डिफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो एटॉमिक रेडियस मेजर करने के ये दो मेथड जो आपको याद रखें। इंडिविजुअल एटम के रेडियस मेजर नहीं की जा सकती, पर कुछ बल्क अथवा तो कुछ वॉल्यूम लेके कोई रास्ता निकाल के एक्सरे से अथवा तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से एटॉमिक रेडियस निकाली गई है। तो एटॉमिक रेडियस किसको बोला जाएगा? तो एक तो आप जानते हो कि भाई न्यूक्लियस होगा एटम्स में, तो न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो सेंटर से लास्ट ऑर्बिट है, इसका डिस्टेंस वो एटॉमिक रेडियस बोला जाएगा। देखो, the distance between center of nucleus and outermost cell is called atomic radius। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने न्यूक्लियस है, उसका सेंटर ले लो, न्यूक्लियस उसका सेंटर, और इस सेंटर से आउटर सेल का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस बोला जाएगा। बहुत छोटी सी रेडियस होती है। इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, इट्स मेजरिंग यूनिट इज इन पिकोमीटर। जनरल एटॉमिक रेडियस को पिकोमीटर में मेजर किया जाता है, एंगस्ट्रॉन्ग में मीटर की मेजर किया जाता है और नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। तो उसका यूनिट कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस को एक में से दूसरे में कैसे मेजर किया जाए। It is measured by X-ray diffraction and spectroscopic method। एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो जनरली वो कोवेलेंट रेडियस होती है, आयोनिक रेडियस होती है, मेटेलिक रेडियस होती है और वैन डर वाल्स रेडियस होती है। तो जनरली हम उसको 3 टाइप में पहले स्टडी करेंगे, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस। इसके बाद आयोनिक रेडियस का डिस्कशन करेंगे। So based on the nature of bond, the atomic radius are of the covalent, metallic and van der Waals radius। Explain covalent radius and ionic radius with an examples। तो यहाँ पे covalent radius का डिस्कशन हमें करना है, ionic radius का भी साथ साथ में डिस्कशन कर लेंगे। कोवेलेंट रेडियस किसको बोलेंगे? तो उसके पहले आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मालूम होना चाहिए। हम जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मोस्टली एग्जांपल Cl2 का लेंगे। क्लोरीन क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते तो इसको लिखा जाता है Cl2 Cl-Cl से बताया जाता है। बॉन्ड कैसे बना वो क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, तो इसके लिए हमें तो लुईस रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते, तो एक क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा और माइनस चार्ज वाली स्पीसीज बनेगी, एनायन बनेगा। और जब उसके पास दूसरा क्लोरीन हो तो एक क्लोरीन भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, मेटल होगी तो देगा। तो ये क्या करेगा, इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन है उसको भी एक चाहिए, तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टनरशिप कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, साइड में इस वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
और दोनों के बीच में जो पेयर है उसको बॉन्डिंग पेयर बोला जाएगा, और जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको लोन पेयर बोला जाएगा। अब ये बॉन्डिंग पेयर जो है उसकी बात करें तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड हो गया। अब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, अब दोनों के बीच में बॉन्ड जो है वो बॉन्ड न्यूक्लियस का ये डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड दो एटम्स, उसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेजर करके उसको हाफ कर लेंगे तो आपको कोवैलेंट रेडियस मिल जाएगा। देखो, the half of the distance between the nucleus of two covalently bonded atoms of the same element in a molecule is known as covalent radius। तो क्लोरीन क्लोरीन में जो बॉन्ड बन रहा है उसका डिस्टेंस 198 पिकोमीटर है। जैसे आप देख सकते हो, एक क्लोरीन का एटम्स, उसका न्यूक्लियस, दूसरे क्लोरीन का एटम्स, इसका न्यूक्लियस, जब ये बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 198 पिकोमीटर। उसकी वैल्यू आधी कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा एटम में? अरे कोवेलेंट रेडियस जो 99 पिकोमीटर इसकी वैल्यू है। मेटेलिक रेडियस, तो मेटेलिक रेडियस भी आप पढ़ सकते हो। सेम डेफिनेशन आपको लगेगी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, तो इसके लिए आपको मेटेलिक बॉन्ड समझना पड़ेगा, पर ये बहुत शॉर्ट में हम मेटेलिक बॉन्ड समझ लेंगे। यस, तो सपोज हमारे पास सोडियम का एक पीस है, क्यूब है सोडियम मेटल का। तो सोडियम मेटल में क्या होता है सोचो। तो सोडियम मेटल, चलो हमारे पास सोडियम मेटल का एक क्यूब है, पीस है मेटल के, इसमें सोडियम के ही एटम्स रहेंगे। क्वेश्चन ये आएगा कि भाई सोडियम जनरली एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, यानी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना सकता है, पर सामने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कोई नहीं है, सभी सोडियम है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन नहीं बनेगा। दूसरी बात, एक Na के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे Na के आउटर मोस्ट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप भी नहीं करेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड भी पॉसिबल नहीं है, आयोनिक बॉन्ड भी पॉसिबल नहीं। इस टाइम जो ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पूरे जो आपने क्रिस्टल लिया हुआ है सोडियम का, तो पीस लिया हुआ है, उसमें घूमता रहेगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन से इस सभी के न्यूक्लियस से घूमता होगा, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज तो रहेगा, तो इस नेगेटिव चार्ज से न्यूक्लियस अट्रैक्ट होते, और ऐसे बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड बोला जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड तो है नहीं, तो वो तो डेफिनेशन आएगी नहीं। पर यहाँ पे देख सकते हो कि नजदीक में नजदीक जो एटम्स रहेंगे मेटल के, उसके बीच का डिस्टेंस ले लो, उसको आधा कर दो, तो उसको मेटेलिक रेडियस बोला जाएगा। नजदीक को हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एटम्स बोलेंगे। तो उतना ही चेंज करना है आपको। देखो, द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स of a metallic crystal is known as metallic radius। तो इसे कोई metallic radius बोला जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल कॉपर का दे रखा होगा, मेटेलिक रेडियस ऑफ कॉपर। तो एक कॉपर का एटम दूसरे कॉपर का एटम्स एक दूसरे से थोड़े बहुत डिस्टेंस में भी हो सकते, नजदीक भी हो सकते, क्योंकि मेटल मेटल पे डिपेंड कर रहा है। और इसका न्यूक्लियस उसके बीच का डिस्टेंस मेजर करो, उसको आधा कर लो, आपको क्या मिल जाएगा? मेटेलिक रेडियस। तो कॉपर के मेटेलिक रेडियस 128 पिकोमीटर यहाँ पे हमें मिल रही है। तो ये याद रखना है आपको, वैन वाल्स रेडियस। अब बात आ रही, सपोज आप इनर्ट एलिमेंट ले लो, हीलियम ले लो, आर्गन ले लो, नियॉन ले लो, क्रिप्टॉन ले लो, जेनॉन ले लो। तो ऐसे एलिमेंट्स जो है, अथवा तो क्लोरीन
भरा हुआ को एक कंटेनर ले लो, क्या भरा हुआ है, Cl2 गैस मैंने इसमें भर लिया। तो एक तो Cl के बीच में कोवेलेंट रेडियस तो मिलेगी, पर एक चीज याद रखना, हर मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स से अट्रैक्ट होता है, और ये अट्रैक्शन वैन डर वाल्स ने बताया, इसीलिए उसको वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स बोला जाता है, उसको और कोई डेफिनेशन से समझाया नहीं जाता। और ऐसे अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। जैसे मैंने सॉलिड स्टेट ले लिया और कोई मॉलिक्यूल्स ले लिए, और ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ए ले लिया, एक मॉलिक्यूल्स, दूसरा मॉलिक्यूल्स ले लिया ए, दूसरा मॉलिक्यूल्स, तीसरा ले लिया ए वाला ए। तो ए मॉलिक्यूल्स जो उसमें एक मॉलिक्यूल्स ए वाला ले लेते, ए वाला ले लेते, ए वाला ले लेते, इसमें दो नजदीक के मॉलिक्यूल्स ले लेते, और इस नजदीक के मॉलिक्यूल्स में भी दो नजदीक के एटम्स का डिस्टेंस लेके आधा करो, तो वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो नजदीक रहते हैं मॉलिक्यूल्स, और एससी रेडियस को वैन डर वाल्स रेडियस बोला जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा अच्छे से भी देख सकते हो। The half of the distance between the nucleus of two adjacent identical atoms belonging to two neighboring molecules, देखो यहाँ पे दो neighboring molecules है, उसके अलग अलग molecules के atoms लेने और वो नजदीक होने चाहिए, of an element in the solid state is known as van der Waals radius, particular वो solid state में होने चाहिए, तो इसको क्या बोला जाएगा, वैन डर वाल्स रेडियस बोला जाएगा। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, क्लोरीन क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल्स, इसमें से एडजेसेंट एटम ये दोनों है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मेजर करना होगा, उसका आधा पार्ट कर लो तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, वैन डर वाल्स रेडियस। तो जो भी हमने अब तक रेडियस पढ़ा उसमें वैन डर वाल्स रेडियस की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये कोवेलेंट रेडियस है तो नेचुरली ज्यादा होगी। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कोवेलेंट है और तो अटैच है, पर वैन डर वाल्स में ऐसा नहीं भी हो सकता। हेलो, एमसीक्यूज। The distance between center of nucleus and outermost cell is called, तो उसको बोला जाएगा एटॉमिक रेडियस। सेकंड, with reference to the diagram given, the van der Waals radius is equal to, यहाँ पे van der Waals radius किसको बोला जाएगा, तो डेफिनेशन याद कर लो, ये दो मॉलिक्यूल्स, उसके नजदीक के एटम्स और उसका जो डिस्टेंस है उसका आधा लेना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो आंसर ए सी आएगा। Which of the following is the largest radius of the molecules, तो अभी हमने बोल दिया था कि भाई सबसे ज्यादा रेडियस में किसकी वैल्यूज रहेगी, तो वैन डर वाल्स रेडियस सबसे लार्जर होगा। हेलो, चलो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो उसका ट्रेंड से पीरियड में लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएगा तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आएगा, इसका डिस्कशन करेंगे। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स, उसमें बात कर रहे तो एटॉमिक रेडियस में जो डिफरेंट आएगा उसके बेसिक दो फैक्टर है, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड एनर्जी लेवल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऐसा वर्ड याद रखना, एनर्जी लेवल क्या है, तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की हुई है, तो इसमें सेंटर में न्यूक्लियस तो होता ही है, और ए न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जहां जहां मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, और इसी ऑर्बिट को एनर्जी लेवल बोला जाएगा।
फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट आएंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। तो नेचुरली पिक्चर ही आपको दिखा रहा है कि न्यूक्लियस से अगर आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टेंस पे मतलब सेवंथ ऑर्बिट में है, ऐसा एटम्स, उसके एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी। अगर न्यूक्लियस में से आपका इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, तो उसकी साइज कम होगी, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट अथवा तो एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है तो साइज इंक्रीज होगी। एक अब बात है न्यूक्लियर। अब यहाँ पे मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलूं, सेंटर में होता क्या है, तो सेंटर में प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम आउटर मोस्ट ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज की वजह से ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहता, और यही तो साइज पे इफेक्ट करता है। जैसे सेंटर में प्रोटॉन की वजह से ही अट्रैक्शन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गए, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगी। ये दो चीज आप समझ लोगे तो आपको पीरियोडिसिटी एटॉमिक रेडियस की समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, इट कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड एनर्जी लेवल, एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। तो स्टेटमेंट पहले तो याद रख लो, फिर इसको बाद में समझते हैं। Across the period, the outer electrons are in the same valence shell and nuclear charge increase, resulting in the increased force of attraction on the electrons by the nucleus। और इसकी वजह से पीरियड में हम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगी। पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके समझेंगे। देखो यहाँ पे पीरियड का डिस्कशन कर रहे तो हम लिथियम वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। उसका एटॉमिक नंबर याद कर लो क्योंकि सीक्वेंस में ही आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 10th नंबर नियॉन को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि उसमें जो रेडियस होगी वो वैंडरवाल्स रेडियस होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3। आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो समझ के। 1s2, 2s2, 2p4 and 1s2, 2s2, 2p5। अब इसका ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्व करो इसको क्या हो रहा है। तो देखो सब में लास्ट नंबर कौन सा आ रहा है, 2 नंबर, मतलब वैलेंस सेल अथवा तो आउटर मोस्ट सेल सब में कॉमन है, n इज इक्वल टू 2। और हो क्या रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, आउटर सेल में लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। साथ साथ में देखो तो सेंटर में प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली एन सेम होने की वजह से डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट इसको काउंट करो, चलो इसको सेकंड ऑर्बिट काउंट करो, तो सब में न्यूक्लियस से डिस्टेंस सिमिलर होना चाहिए। और जैसे हम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और सेंटर में प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। तो नेचुरली प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है,
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज कम होगी। देखो, across the period the outer electrons are in the same valence shell and nuclear charge increase। आउटर इलेक्ट्रॉन तो सेम वैलेंस सेल में से, फिर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, रिजल्टिंग इन द increase force of attraction on the electrons by the nucleus। As the nuclear charge increase, atomic radius decrease across the period from left to right। तो आप इतना आंसर लिख सकते हो अच्छे से। इसमें देखो, तो सेकंड पीरियड ये वाला आपका क्या हो रहा है, सेकंड पीरियड एटॉमिक रेडियस लिथियम की, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोर और नियॉन की एटॉमिक रेडियस जो होनी चाहिए उससे ज्यादा है, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए आउटर सेल में, तो रिपल्जन बढ़ेगा, तो साइज रिपल्जन की वजह से जो होनी चाहिए इससे थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो ये ट्रेंड है आपका। एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप स्टेटमेंट पढ़ो, बाद में हम इसको डिटेल में समझेंगे भी। तो in a group atomic radius increase because number of cells increase। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अथवा तो एन अथवा तो एनर्जी लेवल बढ़ते जाए ग्रुप में। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर याद कर लो, 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फटाफट लिख सकते हो। क्या होगा इसमें, हीलियम कंप्लीट 2s1, इसमें क्या होगा, नियॉन कंप्लीट 3s1, नियॉन के बाद आर्गन कंप्लीट 4s1। आपको आता है, आप लिख सकते हो खुद भी। क्रिप्टॉन 5s1, xenon 6s1 एंड रेडॉन 7s1। देखो, ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो सेल नंबर मतलब एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं। सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, और इलेक्ट्रॉन सिमिलर रहते। और नेचुरली ज्यादा सोचो नहीं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो सेंटर से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी। और मुझे एक और चीज भी साथ साथ में समझानी है आपको। भाई, न्यूक्लियस है, एक में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसा सोच लो, और दूसरा में न्यूक्लियस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो किसका साइज ज्यादा होगा, इसका साइज कम होगा, इसकी साइज ज्यादा होगी। पर एक सोच ऐसी भी है कि भाई यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, सेंटर में प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो इसकी इफेक्ट क्या होगी वो भी समझना पड़ेगा हमें। तो आपको याद ये रखना है कि यहाँ जो हम ये ब्लॉक करके कंप्लीट लिख रहे, इसका मतलब ये है कि भाई आउटर सेल से इनर वाली जो भी ऑर्बिटल्स है वो यहाँ तक वाली कंप्लीट फील्ड है। अगर 6 में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो फिफ्थ से लेके अंदर वाली ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट कंप्लीट पैक हो गई है, उसको अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए नहीं, जा भी नहीं सकते।
और ये जो ऑर्बिट कंप्लीट पैक हो गई है, फिल हो गई है, वो इस इलेक्ट्रॉन का, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी। आउटर सेल का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन डिक्रीज होगा अगर अंदर वाली ऑर्बिट कंप्लीट फिलअप है। और इस इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट अथवा तो शिल्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। और ग्रुप में आप देखो तो ऐसी कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल्स अथवा तो ऑर्बिट बढ़ती जाए, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ तो नंबर ऑफ ऑर्बिट जो कंप्लीट भरी हुई है वो बढ़ती जाएगी। तो इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस पे जितना होता है उसके कंपेरेटिवली इसका अट्रैक्शन बढ़ेगा, ज्यादा ही होगा। तो इसकी वजह से भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ तो साइज इंक्रीज होती है। क्योंकि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आने वाला टॉपिक है तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो देख सकते हो ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कंपैरिजन है, साइज बढ़ रही है रुबिडियम से सीजियम। क्यों बढ़ रही है? एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एनर्जी लेवल अथवा तो ऑर्बिट। ये याद रखना है, जितनी ऑर्बिट बढ़ेगी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइज कम रहेगी। एक्सेप्शन इन ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स, जो हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई लास्ट ग्रुप वाला एलिमेंट है कौन सा, इनर्ट एलिमेंट्स, उसमें ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। Noble gases are the exception. It is because the noble gases are compared with the compared with the van der Waals radius, which is always greater than covalent radius. MCQs. Atomic radius is directly proportional to nuclear charge, गलत है। Inversely proportional to nuclear charge, सही है। आंसर बी। सेकंड, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ही आएगा आंसर। आंसर ए। चलो अब यहाँ पे हमारे सामने जो डिस्कस किया वो क्वेश्चन और उसके साथ साथ उसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसको ऐसे भी पूरा कंक्लूजन लिख सकते हो। हाउ डज एटॉमिक रेडियस वरी इन पीरियड एंड इन ग्रुप, हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन? तो आंसर आपके सामने टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हो, जो हमने डिस्कस कर लिया है वही चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही। ये ग्राफ जो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, कुछ डेटा है वो भी आपके लिए खाली समझने के लिए, जो हमने अभी समझा दिया पिक्चराइजेशन करके। एक्सप्लेनेशन ऑफ टेंडेंसी ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप, तो ग्रुप का डिस्कशन आपके सामने आ रहा है, वो भी आप समझ सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर वही है। टॉपिक हमारा रहेगा आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस किसको बोला जाएगा, एक क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने। आयोनिक बॉन्ड तो आप जानते हो, डेफिनेशन पढ़ो। इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द आयन टू द पॉइंट अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस इन द आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हम जानते हैं, जैसे Na+ ले लिया और Cl- ले लिया, तो यहाँ पे Na+ की आयोनिक रेडियस कितनी काउंट की जाए, तो Cl- की आयोनिक रेडियस कितनी काउंट की जाए। क्योंकि Na में से बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाने के बावजूद इसकी कुछ इफेक्ट रहेगी, इफेक्टिव एरिया रहेगा। जैसे ही मैग्नेट, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका भी कुछ इफेक्टिव एरिया रहेगा, तो इसकी इफेक्ट जहां तक जा रही है वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस हमें काउंट करना है। से में इसकी इफेक्ट जहां जा रही है वहां तक का डिस्टेंस हमें काउंट करना है, तो इसको आयोनिक रेडियस बोला जाएगा। डेफिनेशन फिर से आप पढ़ सकते हो अच्छे से। आयोनिक रेडियस
तो आयन कब बनते हो? हम जानते हैं कि भाई जब न्यूट्रल एटम्स इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, उसको कैटायन बोला जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बनेगा, उसको एन आयन बोला जाएगा। तो कैटायन और एन आयन ऐसे ही बनते हैं। जैसे ये देख सकते हो आप, cation plus when a neutral atom lost one or more electrons, anion negative. When a neutral atoms gain one or more electrons, variation in ionic radius. तो आयोनिक रेडियस में वेरिएशन हमें समझना है, तो ये देखना पड़ेगा फिर से। चलो यहाँ पे आप देख लो कि अगर न्यूट्रल एटम्स है तो उसको हम पेरेंट एटम्स बोले जाएंगे, तो पेरेंट एलिमेंट्स बोले जाएंगे। तो पेरेंट्स एलिमेंट्स, द रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम, उससे बना हुआ कैटायन छोटा होता है, साइज कम होती है, रेडियस छोटी होती है। और जो एनायन बनता है, द रेडियस ऑफ एनायन वो लार्जर होते हैं। तो पेरेंट्स एटम्स, उसमें से बना हुआ पॉजिटिव आयन छोटा होता है, साइज कम होती है, बना हुआ नेगेटिव आयन उसकी साइज ज्यादा होती है। स्टेटमेंट एक याद रख लो, क्यों ऐसा हो रहा है उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। कैट आयन रेडियस इज स्मॉलर देन एटम बिकॉज कैट आयन हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूट्रल एटम एंड हैज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको समझेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें कैसे काउंट करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बनेगा क्या, Al प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो Al2 प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Al3 प्लस। देखो ये चारों स्पीसीज में एक बात कॉमन रहेगी, सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सिमिलर रहेंगे, पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। जैसे पॉजिटिव आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढना है, तो प्रोटॉन अपॉन रेशियो किसका लेना है, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन है, याद रख लो। यहाँ पे क्या होगा, 13 प्रोटॉन फॉर 12 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो जिसका बड़ा होगा उस स्पीसीज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना मतलब अट्रैक्शन आउटर सेल पे इसका बढ़ेगा, न्यूक्लियस का, तो इसकी साइज कम होगी। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, न्यूट्रल एटम से पॉजिटिव चार्ज वाला आयन कैटायन की साइज कम होती है। तो रीजन हो गया, आप पढ़ सकते हो, कैटायन रेडियस is smaller than atoms because cation has less electron than neutral atoms and has more effective nuclear charge। और एक एमसीक्यू आप याद रख सकते हो, जैसे जैसे चार्ज पॉजिटिव बढ़ेगा साइज कम होगी। तो एल्यूमिनियम इसमें सबसे लार्जर है, इससे सॉरी एल्यूमिनियम इसमें सबसे लार्जर है, बाद में Al प्लस का रेडियस आएगा, बाद में Al2 प्लस का, और सबसे छोटा Al3 प्लस होगा। तो यहाँ पे एमसीक्यूज भी हो गया। सेम में आप देख सकते हो, anion radius is bigger than atoms because the addition of one or more electrons would result in increased repulsion among the electron। तो ये तो डेफिनेशन सिंपल है कि भाई इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में एंटर होगा, एनायन बनेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो रिपल्जन बढ़ेगा, तो साइज इंक्रीज होगी। दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होने की वजह से कम होता है, तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से भी साइज बढ़ती है। जैसे एग्जांपल ले लेते Cl एंड Cl माइन। चलो एग्जांपल ले रहे क्लोरीन का।
तो क्लोरीन और उसका बना हुआ नेगेटिव आयन देख सकते हो, Cl एंड Cl माइनस। हमें क्या करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढना है। उसके लिए प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर का रेशियो लेना है। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 17, इलेक्ट्रॉन भी 17 रहेंगे। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 17, इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 8। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा रहेगा, इसमें क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, तो अट्रैक्शन इसमें ज्यादा रहेगा और साइज पेरेंट्स एलिमेंट्स की कम रहेगी। इसमें अट्रैक्शन कम रहेगा, साइज ज्यादा रहेगी। तो ये भी है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नेगेटिव आयन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटर होने की वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और अट्रैक्शन डिक्रीज होगा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर और साइज इंक्रीज होगी। तो ऐसे ही हम उसको डिटेल में लिख सकते हैं। क्वेश्चन, व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस रियली मीन टू इट। तो आपको दोनों के डिफरेंट यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं। एटॉमिक रेडियस का जो हमने आगे एक्सप्लेन कर रखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। सेकंड आएगा आयोनिक रेडियस, वो भी हमने अभी डिस्कस कर लिया, वो आप ऐसे ही डिटेल में लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, explain why cation are smaller and anions larger in radius than their parent atoms। तो वो भी डिस्कस हो चुका है। एक चीज आपको याद रखनी है, सोडियम और Na+ आयन की रेडियस ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से रेडियस ऑफ सोडियम एटम 186 एंड Na+ इज 95। सेम वे आपको नेगेटिव आयन में क्लोरीन की रेडियस याद रखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन का आंसर है। क्लोरीन की जगह यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन की 95 पिकोमीटर है पर उसके आयन की 136 पिकोमीटर है। रीजन आपके सामने, ये याद रख सकते हो, आईएमपी टॉपिक है। वेरिएशन इन रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में हमने डिस्कस कर रखा होगा। ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो तो इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोला जाता है। जैसे कि atoms and ions which contain the same number of electrons are called isoelectronic species। आप इसमें सभी में इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। Radius of isoelectronic species are different because nuclear charge are different। isoelectronic species की रेडियस अलग अलग होती है, इसका बेसिक रीजन है उसका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग होता है, कैसे वो भी साथ में हम देखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, Mg2+। Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 10 है तो इलेक्ट्रॉन मुझे 10 मिलेंगे। Al3+, तो इसमें 13 है पर इलेक्ट्रॉन 10 मिलेंगे। फिर लेंगे Cl तो आएगा नहीं, ऑक्सीजन -2, इसके पहले फ्लोरीन आएगा। F-1, 9 एटॉमिक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन -2, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 10 हो जाएंगे। N-3, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, एटॉमिक नंबर 7 है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सभी एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर डिफरेंट बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज आर डिफरेंट। तो देखो सभी में न्यूक्लियर चार्ज, इसमें 7 प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन एंड 13 प्रोटॉन। तो इसके साइज के बारे में हमें सोचना है तो कैसे सोचेंगे, न्यूक्लियर चार्ज ही काउंट कर लेंगे। प्रोटॉन कितने 7/10, इसमें कितने 8/10, इसमें कितने 9/10, इसमें 12/10 और इसमें 13/10। तब देख सकते हो कि भाई ऐसे हम मूव कर रहे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
इंक्रीज हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगी। तो आपको याद रखना है कि भाई नेगेटिव आयन जितना चार्ज बढ़ेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, नेगेटिव आयन की साइज बढ़ेगी और पॉजिटिव आयन की साइज डिक्रीज होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। तो एक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है देख सकते हो, साइज के हिसाब से जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। What do you understand by isoelectronic species? Name a species that will be isoelectronic with each of the following atom or ion. F-1 की isoelectronic species आप जितनी जानते हो उतनी लिख दो, आर्गन की लिख दो, Mg2+ की लिख दो और Rb+1 की isoelectronic species लिख दो। तो क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मैंने लिख के आपको दे रखे हुए, अब आप समझ चुके हो तो इसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। ये पूरा टेबल है, आप इसको अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो। Cation with the greater positive charge will have the smaller radius because of the greater attraction of the electrons toward the nucleus due to increase the effective nuclear charge. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में भी वो बात लगेगी क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन 10 है, पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जैसे आप एस साइड जाओगे तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, अभी डिस्कस कर लिए, इस हिसाब से याद रखो जैसे ही चार्ज बढ़ रहा है साइज डिक्रीज होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए जैसे ही चार्ज बढ़ रहा है साइज इंक्रीज होगी। तो 10 इलेक्ट्रॉन आयोनिक साइज आप देख सकते हो सोडियम की, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के आयन की साइज डिक्रीज होगी। An ion with higher negative charge will have the larger radius because the effective nuclear charge over the valence electrons are decreases। तब साइज देख सकते हो, चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा नेगेटिव चार्ज साइज बढ़ेगी। चलो क्वेश्चन है N-3 O-2 F-1 Na+ Mg2+ and Al3+, what is common in them? तो सबके इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाए तो सब में आई थिंक 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, जिसका नेगेटिव पावर ज्यादा है वो सबसे लार्जर होगा और नेगेटिव पावर डिक्रीज होगा साइज डिक्रीज होती जाएगी, पॉजिटिव पावर इंक्रीज होगा साइज डिक्रीज होती जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अरेंज इन गिवन ऑर्डर इंक्रीजिंग रेडियस, ये 3 है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो नेगेटिव आयन की साइज सबसे बड़ी होगी, न्यूट्रल की इससे छोटी और पॉजिटिव आयन की इससे छोटी, तो आप ऐसे लिख सकते हो। सेम वे चार्ज बढ़ेगा साइज कम होगी तो सबसे छोटा ये रहेगा, इसके बाद ये रहेगा और इसके बाद ये रहेगा। वही क्वेश्चन है, वही बात है, इसको फिर से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर एक्स को एक साथ ऐसे लिख सकते हो। Which of the following pieces will have the largest and the smallest size? तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, इसका डिस्कशन बाद में करेंगे।